नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कोरोना काल में निजी स्कूलों की मनमानी फीस पर हाईकोर्ट सख्त हो गया है। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांग लिया है। सीबीएसई, आईसीएसई और यूपी बोर्ड से जवाब मांगा गया है। कई निजी स्कूलों से भी जवाब मांगा गया है। सभी को 5 दिनों में अपना जवाब दाखिल करना होगा। 5 जुलाई को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। तो कोरोना काल में निजी स्कूलों की मनमानी फीस पर हाईकोर्ट सख्त हो गया है। जवाब मांग लिया गया है सीबीएसई से, आईसीएसई से और यूपी बोर्ड से। सभी को 5 दिनों में अपना जवाब दाखिल करना है और 5 जुलाई को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। इस मामले की, जो कि जन सरोकारों का विषय है और जिस पर कई बार एबीपी गंगा ने भी अभिभावकों का पक्ष रखा है, इस बात पर चर्चा की है। इस बात को हाईकोर्ट ने भी बहुत गंभीर मांगा है और सीबीएसई, आईसीएसई और यूपी बोर्ड से जवाब मांगा है। सभी को, इन तीनों पार्टीज को 5 दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करना है और 5 जुलाई को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। परेशान अभिभावकों ने बहुत विरोध प्रदर्शन किए और हाईकोर्ट अब सख्त दिखाई दे रहा है मनमानी फीस वसूली पर। कोरोना काल में यूपी सरकार से भी जवाब मांगा गया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 5 जुलाई को होगी। मोहम्मद मोइन हमारे साथ हैं। मोइन, हाईकोर्ट के सामने विषय क्या था? क्या किसी ने याचिका दाखिल की थी या कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया? और क्या जवाब मांगा है? किस विषय पर, किस प्रश्न का उत्तर मांगा है सीबीएसई से, आईसीएसई से, यूपी बोर्ड से और यूपी सरकार से? देखिए, मुरादाबाद के जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें जो बच्चे पढ़ते हैं उनके अभिभावकों ने एक संस्था बना रखी है। उसी संस्था की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी और शिकायत ये इस बात की गई कि पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में ज्यादातर वक्त स्कूल बंद हैं, कभी कभार सिर्फ ऑनलाइन क्लासेज ही चल रही है, लेकिन ट्यूशन फीस के साथ ही तमाम दूसरे मदों में भी फीस वसूली जा रही है और फीस भरने के लिए अभिभावकों को मैसेज भेजा जाता है, उन पर दबाव बनाया जाता है। सरकार की तरफ से यह दलील दी गई कि ट्यूशन फीस के अलावा बाकी फीस लिए जाने पर रोक है। इस बारे में आदेश भी जारी किया गया है। तो कोर्ट ने सरकार से यही पूछा कि अगर ऐसे आदेश का क्या फायदा जिस पर अमल ही ना हो। बहरहाल कोर्ट ने यूपी सरकार और जो तीनों प्रमुख बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, यूपी बोर्ड हो, और कई स्कूलों को नोटिस जारी किया है। सभी से जवाब मांगा है, 5 दिनों के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है और अदालत इस मामले में 5 जुलाई को फिर से सुनवाई करेगी। तो 5 जुलाई को यह तय होगा कि आखिरकार जो अभिभावक त्रस्त है, परेशान है, तकरीबन हर घर की ये समस्या है, उस बारे में इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है, क्या कुछ कहता है। मोइन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाईकोर्ट का ये सख्ती दिखाना, जवाब मांगना और ये कहना सरकार से कि ऐसे आदेश का क्या फायदा जिसको अमल में ही न लाया जाए या जिसका प्रभाव ही जमीन पर न दिखाई दे। आपने कहा कि सरकार ने ये अपनी दलील रखी है कोर्ट के सामने कि हमने तो आदेश दिया था कि ट्यूशन फीस के अलावा कोई और फीस न वसूली जाए, लेकिन क्या बोर्ड्स की तरफ से भी, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो, कोई भी वहां पर प्रतिनिधित्व था कोर्ट के भीतर? नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो गवर्नमेंट काउंसिल थे वो कोर्ट में मौजूद थे। उन्होंने नोटिस रिसीव किया। बाकी जो रिस्पोंडेंट्स थे जो है उनको नोटिस इशू किया गया है। अब उनके वकीलों तक नोटिस पहुंचेगा। उसके बाद 5 जुलाई को इन सभी बोर्डों का और जो प्राइवेट स्कूल हैं उनका जवाब दाखिल होगा। उसके बाद ही कोर्ट इस पर तय करेगा कि आखिर आगे क्या कुछ करना है। लेकिन इस बारे में जो नियम बनाना है या जो नियम बने हुए हैं, जो पहले से आदेश जारी हुए हैं, उन आदेशों का पूरी तरीके से पालन हो, जो अभिभावकों की समस्याएं हैं उन्हें सुना जाए, मनमानी फीस वसूली पर रोक लगाई जाए। ये सब काम जो है उत्तर प्रदेश सरकार का है। सरकार को सिर्फ आदेश भर जारी कर देने की वो नहीं है, उस पर अमल भी कराना होगा। ऐसा इलाहाबाद हाईकोर्ट की मंशा थी। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि 5 जुलाई को जब सुनवाई होगी तब सरकार को ये कोर्ट के सामने बताना होगा कि आखिर उस आदेश पर अमल कराने के लिए अब वो आगे क्या कदम उठाने जा रहा है, किस तरीके की सख्ती बरती जाएगी और जो स्कूल मनमाने तरीके से फीस वसूलेंगे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद मोइन इस बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर बरेली से है। वहां पर सूदखोरों से परेशान एक टीचर की खुदकुशी का मामला सामने आया है। खुदकुशी से पहले टीचर ने वीडियो भी बनाया है और उसकी जेब से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। यह मामला मीरगंज इलाके के संजरपुर गांव का बताया जा रहा है। आत्महत्या से पहले टीचर ने जो वीडियो बनाया वो वायरल हो गया। जानकारी के मुताबिक टीचर का नाम चंद्रपाल बताया जा रहा है, जो कि
पटबैया गांव में बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक के पद पर तैनात थे और जो बरेली में परिवार के साथ रहते थे। उन्होंने कुछ लोगों से ब्याज पर पैसे ले रखे थे और इसके बदले में सूदखोरों ने उनसे ब्लैंक चेक लिए थे। पीड़ित शिक्षक के घर वालों का आरोप है कि लिए गए पैसे से कई गुना ज्यादा पैसा वो चुका चुके हैं, लेकिन फिर भी सूदखोर उन्हें परेशान कर रहे थे और इस वजह से उन्होंने खुदकुशी कर ली। शिक्षक ने बाकायदा खुदकुशी से पहले एक वीडियो भी वाला है। मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ है। मेरी जेब में कुछ लोगों के नाम हैं, इनको सजा जरूर दिलवाना। छोटू को उसके स्कूल में ज़रूर पढ़ाना। मुझे लग रहा है हार्ट अटैक पड़ने वाला है। मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ है। टीचर का मार्मिक पक्ष सामने आया इस वीडियो में। खुदकुशी से पहले का ये वीडियो है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर रुड़की से है। दो पक्षों में विवाद को लेकर पथराव हुआ है। इसका वीडियो वायरल है। दोनों पक्षों के लोग घायल हुए हैं। इसमें मामूली सी कहासुनी को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ। पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। गंगनहर कोतवाली इलाके के पनियाला का सारा मामला है। तस्वीरें देख लीजिए आप रुड़की की, और यहाँ पर पथराव हुआ है। दो पक्षों के बीच में मामूली सी बात थी, लेकिन पथराव हुआ और दोनों पक्षों के लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। दोनों पक्षों के लोग घायल हुए हैं इस पथराव। अब खबर बिजनौर से है। वहां पर एक मनचले की सरेआम पिटाई कर दी गई। कुछ लोगों ने मिलकर मनचले को पीट डाला और इसका वीडियो वायरल हो गया है। ये देखिए आप, इस मनचले की जबरदस्त धुनाई की लोगों ने बिजनौर में सड़क पर। इसका वीडियो वायरल, सड़क से गुजर रहे लोगों के सामने ही लोगों ने इस मनचले की पिटाई की। बिजनौर का यह वीडियो वायरल हो चुका है। और अब आगरा से एक हैरान करने वाली खबर। आगरा में एक चोर झाड़ू से डर गया। चोर ज्वेलरी की दुकान में तमंचे के साथ चोरी करने के लिए आया, लेकिन दुकान में मौजूद शख्स के हाथ में झाड़ू देखकर वो डर गया और वहां से भाग खड़ा। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। झाड़ू से डर गया चोर और ये सब कुछ सीसीटीवी में कैद। चोर के हाथ में तमंचा था, लेकिन वो दाखिल हुआ और जब उसकी चोरी की इरादे की खबर लगी, देखिए तमंचा उसने निकाल भी लिया। दुकान का मालिक वहां पर पहुंचा, झाड़ू उसके हाथ में था और झाड़ू से जब वो वार करने के लिए बढ़ा तो ये तमंचा लिया हुआ चोर भाग खड़ा हुआ। झाड़ू देखकर वो चोर भाग खड़ा हुआ दुकान के भीतर से जिसके हाथ में तमंचा था। आगरा से ये हैरान करने वाला वीडियो, आश्चर्य में डालने वाला। अब खबर बाराबंकी से है। यहां पर 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो मुख्तार अंसारी से जुड़े एम्बुलेंस प्रकरण में आरोपी था। इसके खिलाफ 2 अप्रैल को केस दर्ज कराया गया था। इस मामले में अब तक 4 लोग पहले ही गिरफ्तार हो चुके। बाराबंकी से खबर, अब तक 4 लोग पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। इधर मथुरा में सांसद हेमा मालिनी ने अपने निजी आवास राधा वैली में जल निगम और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने शहर और गांव में पानी की व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। गांव वालों के पानी के लिए उन्होंने कहा कि लोगों तक सही पानी पहुंचाना, पर्याप्त मात्रा में पहुंचाना हमारा फर्ज है। रावल और मानागढ़ी गांव में भी टंकी का काम चल रहा है। मथुरा से सांसद हेमा मालिनी, देखिए उन्होंने कैसे अपने आवास पर अधिकारियों की बैठक बुलाई पीने के पानी के संबंध में। अगली खबर लखनऊ से है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर आरक्षण पाने वाले अभ्यर्थी गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं।
इन्हीं आरोपों के साथ तमाम अभ्यर्थियों ने सीएम योगी के आवास के पास विरोध प्रदर्शन किया। असल में ये अभ्यर्थी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मिलने उनके आवास पर जा रहे थे, लेकिन इन्हें रास्ते में ही रोक लिया गया। इसके बाद सभी अभ्यर्थी वहीं बैठ गए और धरना शुरू कर दिया। वहीं हाई सिक्योरिटी इलाके में 200 से ज्यादा अभ्यर्थियों के धरने की वजह से हड़कंप मच गया और आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची और उसने अभ्यर्थियों को बस में भरकर वहां से हटाया। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में प्रदर्शन कर रहे थे ये अभ्यर्थी। इधर गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन सामने आया है। बीजेपी प्रदेश मंत्री अमित वाल्मीकि की गाड़ी तोड़ी गई। किसानों ने अमित वाल्मीकि को काले झंडे भी दिखाए। दिल्ली से वापस लौट रहे थे अमित वाल्मीकि, काले झंडे दिखाते हुए किसानों ने गाड़ी पर पथराव किया और ये दोनों ही तस्वीरें, चाहे वो काले झंडे दिखाने की हो या पथराव करने की है, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। किसानों और उनके समर्थकों ने अमित वाल्मीकि की गाड़ी पर पथराव किया, उन्हें काले झंडे दिखाए। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। दिल्ली से वापस लौट रहे थे अमित वाल्मीकि जब ये सब कुछ घटा हुआ। और अब आपको दो विपक्षी पार्टियों कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर कानपुर की है, जहां पर सपा कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमत के खिलाफ प्रदर्शन किया। दूसरी तस्वीर बदायूं की है, वहां पर जिला पंचायत सदस्य को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन पर आरोप लगाया। अब बात कानपुर की करते हैं। वहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कानपुर में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन हुआ। खेला होई के नारों के साथ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध जाहिर किया। इन्होंने कहा कि अब यूपी में भी खेला होई। विरोध प्रदर्शन के दौरान मौके पर पुलिस फोर्स भी तैनात रही। समाजवादी पार्टी कानपुर महानगर, ये जो अन्यायी सरकार है, इसके विरुद्ध यहाँ पे हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं। केवल पेट्रोल डीजल की बढ़ने की बात तो है ही, इसके साथ उसकी कोरोना में मरे हुए मरीजों की मुआवजे की बात है, उस छूटे हुए विकास की बात है, ये महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई की बात है। जनता तो अपना खेला खेलेगी और वो 22 में खेलेगी। हम लोग यहाँ पे विपक्ष बैठ के सड़कों पे हम इनको सिखा देना चाहते हैं, बता देना चाहते हैं कि समय आने दीजिए, हम ये खेला खेलेंगे और बहुत आपके विरुद्ध खेलेंगे और निश्चित ही जान लीजिए खेला होगा। अब खबर बदायूं से है। यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य के पक्ष में कांग्रेस ने धरना शुरू कर दिया है। धरने पर बैठे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। जिला पंचायत सदस्य के घर पर बुलडोजर चलवाने की जिला प्रशासन ने धमकी दी थी। और आपको बताएं कि बनेई सीट से पड़ौलिया गांव की ईश्वरवती जिला पंचायत मेंबर है। मतलब यह कि हम इसको तोड़ेंगे, तो हम लोग कांग्रेस के लोग इकट्ठे हो गए। हमने कहा अगर आपको तोड़ना है तो फिर हमें भी तोड़िएगा, हमें भी जेल भेज दीजिए, जो भी हमारा काम करना हम वहाँ पे बैठ गए थे। उसके बाद काफ़ी फोर्स आई, वो 7-8 बजे यहाँ पर ये कह के चले गए कि सुबह 8 बजे बुधवार के दिन ये तोड़ा जाएगा। उन्होंने बाकायदा अपनी गाड़ी से अनाउंस भी किया कि ये अवैध निर्माण जो है सुबह 8 बजे टूटा जाए, तोड़ दिया जाएगा, मकान खाली कर दिया जाए, आसपास के लोग यहाँ पर कोई मौजूद ना हो। तो हमने कहा ठीक है, हम तो रहेंगे। अगर हमें इसके बाद हमने डीएम के साथ ये ज्ञापन भी दिया कि कोई नियम के अंतर्गत ये कार्रवाई नहीं हो रही है, बिल्कुल केवल चुनाव लड़ने का, एक चुनाव में उत्तर करने का एक तरीका बनाया है अधिकारियों ने। वो हमारे नेताओं ने उन पर बात करी। उसके बाद हम लोग 8 बजे से यहाँ पर बैठे हैं। और अयोध्या के हनुमानगढ़ी में हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाने पर रोक के बाद नाराज प्रसाद विक्रेताओं ने प्रशासन के खिलाफ लड्डू फेंक कर अपना विरोध जाहिर किया। और इसके साथ हनुमान जी को लड्डू न चढ़ने से मुख्य पुजारी भी नाराज है। देखिए, सड़क पर लड्डू फेंककर विरोध। प्रसाद न चढ़ने से सड़क पर हल्ला बोल। हनुमानगढ़ी में हनुमान भक्तों का हंगामा। बीच रोड पर खड़ी ये पुलिस और इसके आसपास लगे इस मजमे को देखकर आप जरूर सोच रहे होंगे कि यहाँ कुछ तो हुआ होगा। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। पुलिस को चारों ओर से घेर कर खड़े ये लोग हनुमान भक्त हैं और यहाँ के स्थानीय प्रसाद विक्रेता हैं जो अयोध्या प्रशासन से नाराज हैं। दरअसल तस्वीरें हनुमानगढ़ी की,
जहां पर हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाने पर प्रशासन ने रोक लगा रखी है और ये सब इसके खिलाफ सड़क पर उतर आए और ये 3 तस्वीरें इस बात की गवाह हैं। इन 3 तस्वीरों को देखकर आप खुद समझ गए होंगे कि कैसे स्थानीय प्रशासन ने प्रसाद विक्रेताओं की दुकानें बंद करा दी, जिसके बाद दुकानदारों ने सड़क पर लड्डू फेंककर विरोध जताया। उधर हनुमान जी को प्रसाद न चढ़ाने से मुख्य पुजारी भी नाराज है, जिसके बाद हनुमानगढ़ी के प्रवेश द्वार पे ताला लगा दिया गया है और प्रशासन के रोक हटाने के बाद ही ताला खोलने की बात कही जा रही है। विवाद को बढ़ता देख मामले में पंचायती बैठक बुलाई गई। प्रशासन का दावा है कि लड्डू की क्वालिटी ठीक नहीं होने की वजह से रोक लगाई गई। हालांकि अब देखना यही होगा कि इस मामले में प्रशासन क्या फैसला लेता है। एबीपी गंगाकली अयोध्या से ऋषि की रिपोर्ट। अब खबर मेरठ से है। वहां के फलावदा थाना इलाके में जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान दोनों ओर से जमकर फायरिंग हुई और मारपीट में एक युवक की मौत हो गई और वहीं लगभग आधा दर्जन लोग इसमें जख्मी भी हुए। घटना के बाद एसपी देहात सहित कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। बुधवार की दोपहर तक पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी थी। इधर बदायूं में जिला अस्पताल के परिसर में रखे ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। ट्रांसफार्मर में आग लगने की वजह से अस्पताल में बिजली की सप्लाई ठप पड़ गई। जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। उसने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो ट्रांसफार्मर में आग लगने से बिजली सप्लाई ठप, हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने बाद में इस पर काबू पाया। बदायूं की तस्वीरें। जिला अस्पताल में ट्रांसफार्मर रखा था जिसमें लगी आग की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने किसी तरह से बाद में इस पर काबू पाया। बदायूं की तस्वीरें। ट्रांसफार्मर धू धू करके जलता हुआ और इससे बिजली सप्लाई ठप। जिला अस्पताल में रखे ट्रांसफार्मर में आग लगी बदायूं में और इससे बिजली सप्लाई बहुत प्रभावित रही, ठप रही। हड़कंप मच गया पूरे इलाके में, आप देख भी पा रहे हैं। बलरामपुर से निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष बनी आरती तिवारी को आज जीत का सर्टिफिकेट मिल गया। भाजपा की उम्मीदवार आरती तिवारी को डीएम श्रुति ने जीत का सर्टिफिकेट दिया। आरती तिवारी ने सबसे कम उम्र में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। वो महज 21 साल की हैं और बीए तृतीय वर्ष की छात्रा है। आरती तिवारी को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया था, जिस पर वो खरी उतरी और निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष बनी। उत्तर प्रदेश के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी आज रिटायर हो गए। अपने रिटायर होने से पहले एससी अवस्थी ने एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार को डीजीपी का कार्यभार सौंपा। अब सीएम नए डीजीपी के नाम का ऐलान तब तक नहीं करते तब तक प्रशांत कुमार कार्यभार डीजीपी बने रहेंगे। आपको बताएं कि डीजीपी बनने की रेस में मुकुल गोयल और आरपी सिंह सबसे आगे चल रहे हैं। अब एससी अवस्थी के रिटायरमेंट के बाद इंतजार किया जा रहा है कि नए डीजीपी के नाम का ऐलान जल्द होगा। और 1 जुलाई से कुछ नियम जो आम आदमी की जिंदगी से जुड़े हुए हैं बदल जाएंगे। इन नियमों के बदलाव से आपकी जेब पर इसका सीधा असर होगा। इसका प्रभाव आपके घर के बजट पर भी पड़ेगा। और आपको बताएं कि हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर के दाम तय किए जाते हैं। इसके अलावा बैंक से पैसे की निकासी, चेक और एटीएम से पैसे की निकासी के नियमों का बदलाव होगा। 1 जुलाई से बैंकिंग सेक्टर में बहुत कुछ बदलने जा रहा है और इस बदलाव से आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा, ये जानने के लिए एबीपी गंगा ने बैंकिंग एक्सपर्ट यामिनी अग्रवाल से खास बातचीत की। आ रहा है, लेकिन इस बदलाव से जो खाता धारक हैं उनकी जेब पर क्या असर पड़ेगा, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जो बैंकिंग एक्सपर्ट हैं यामिनी अग्रवाल जी वो मौजूद हैं। मैडम ये बताइए कि 1 जुलाई से बैंकिंग में क्या कुछ बदलाव होगा और इस बदलाव का असर जो उपभोक्ता हैं उन पर कैसे पड़ेगा?
जी देखिए, एटीएम के चार्जेस जो थे, जो फ्री पहले से जो थे वो अभी भी फ्री हैं, पर उसके बियॉन्ड जो एक पर्टिकुलर लेवल है, अगर आप एटीएम में जाते हैं और 4 बार से ज़्यादा अगर आप जो है अपना एटीएम यूज़ करते हैं तो आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे, जो इंक्रीज़ कर दिए गए हैं। ऐसे ही जो चेक बुक फ्री मिल रही थी उनके ऊपर चार्जेस लगा दिए गए हैं। तो इन्हीं की वजह से जो है, जो ग्राहक हैं उनकी जो जेब है उस पर काफ़ी भार पड़ेगा और उन्हें काफ़ी दिक्कतें होंगी बैंकिंग की सुविधाओं को इस्तेमाल करने में, क्योंकि ये एक्स्ट्रा चार्ज उनके ऊपर पड़ेगा। इसका मुख्य कारण ये रहा है कि जो पहले चार्जेस थे वो इंटर चेंज चार्ज जो पहले होता था वो आरबीआई ने बढ़ा दिया है, 15 रुपये से 17 रुपये कर दिया है, और जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उस पर 5 से 6% कर दिया है, जिसकी वजह से बैंक्स भी अपने एटीएम के चार्जेस वगैरह और बढ़ा रहे हैं। क्योंकि कॉस्ट एस्केलेशंस हुई हैं, इसकी वजह से ज़्यादातर बैंक्स ने जो है सोचा है कि वो एटीएम के चार्जेस बढ़ा दें। पर क्योंकि कोविड का समय है, ये शायद एक बहुत अच्छा समय नहीं है ये चार्जेस लागू करने के लिए। अगर समय किसी थोड़ा समय सीमा को बढ़ा दिया जाता कि वो अगले जुलाई में आता तो शायद ज़्यादा बेहतर रहता, तो ग्राहकों को ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो बैंकिंग एक्सपर्ट हैं यामिनी अग्रवाल जी, उन्होंने अपनी सरल भाषा में बताया कि बैंकिंग में जब बदलाव होगा तो उसका असर जो आम जनता है, जो बैंक उपभोक्ता हैं, उन पर किस तरह से पड़ेगा। ग्रेटर नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट कुलवंत सिंह के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। और इसी खबर के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शुक्रिया।